This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं जनाब वाला वो होते हैं बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस और उसके अलावा बैनुल अक़वामी और मुकामी मंडियाँ। इसके साथ साथ डेली टाइम्स की शह सुर्खियों पर नज़र भी डालते हैं और मुख्तसर तज्ज़िये भी पेश करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ आज मैं करूँगा। सबसे पहले आपको तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे यहाँ आज मेज़बान व मेहमान के किरदार में होंगी डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा, जो बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती हैं। शोबा तहकीक IUBM की सरबराह हैं। इसके अलावा मारूफ मईशतदान हैं इस मुल्क की। वेलकम करूँगा मैडम। शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आपको मुख्तसर सी तमहीद बांधूँगा। बात यह है, कल मैंने दुआएँ और सदाएँ बड़ी सुनी, तो मीडिया के ऊपर पूरे दिन दुआएँ चलती रहीं, तो मेरे जहन में भी चंद दुआएँ आईं। काश हम अपने बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत के लिए भी उतनी दुआ मांग लेते जैसे जितनी किसी की सेहतयाबी के लिए मांगी। शायद उन सिपाहियों, उन फ़ौजियों की जिनने फ्रंट्स पे अपनी जान दी हमारे मुल्क के लिए, मुख्तलिफ़ ऑपरेशनों में पार्टिसिपेट किया दुश्मनों के ख़िलाफ़ और अपनी जानें दी, जिनके ख़ानदानों के पास आज रोटी नहीं होगी खाने के लिए, या परेशान होंगे, घबराए हुए होंगे, उनकी सेहतयाबी या उनकी दादरसी के लिए कोई मौजूद नहीं होगा, मैं उनके लिए भी दुआ करना चाहूँगा। हमारे मुल्क में गरीब गुरबा, जो मेरा एक दोस्त था जो अब अमेरिका के अंदर जाके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, पहले यहाँ सिविल अस्पताल में हुआ करता था, कहता था 5-5 रुपये की गोली के पीछे लोग इस दुनिया से गुजर जाते हैं, और उनके लिए भी मैं दुआ करना चाहूँगा कि उनकी भी मग़फ़िरत हो। और साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि बात यह है कि जिनके लिए हम दुआएं मांग रहे हैं, क्या अजीज़ व अक़ारिब खुदा न खास्ता किसी के कभी अलील हो, क्या वो कभी दुआएं मांगेंगे वहाँ से बैठकर इनके लिए? तो मुझे बड़ी हैरानगी सी हुई, कल बड़ी परेशानी सी भी रही। लेकिन मैं अब इसके बारे में और मज़ीद बात नहीं करूँगा कि वो सेहतयाबी तो हर एक की, उसके लिए मैं भी उतना ही दुआगो होऊंगा जितनी आप दुआगो होंगी, कि वो सेहत की परेशानी बड़ी बुरी चीज़ होती है। ख़ास तौर पे ये दिल का मामला होता है ना, ये बड़ा परेशान कुन होता है। इसके साथ ही मैडम अगर आप इजाज़त दें ज़रूर, तो इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करें, PSX की सिर्फ पोजीशन बताऊंगा आपको और मज़ीद कुछ नहीं बताऊंगा। वॉलेटाइल ट्रेडिंग मेक्स PSX फिनिश बिलो 36,000 पॉइंट्स। कल जो है 173.13 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसकी वजह कोई समझ में नहीं आई, क्योंकि ऑपरेशन तो सुबह में हो चुका था। नहीं, ऑपरेशन दूसरा था। पाकिस्तान में दूसरे ऑपरेशन होते हैं। वैसे पाकिस्तान में जो ऑपरेशन करते हैं ना, उनसे भी ऑपरेशन करवा लेते तो अफाका होता। जी। तो अब मैं चाहूँगा मैडम, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये बजट के मुतालिक, वो ये है कि मिडिल क्लास ये पूछती है कि हमारे अखराजात कम होंगे, क्या हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, क्या हमारी यूटिलिटीज़ कॉस्ट कम होंगी, या हमारी किचन कॉस्ट कम होगी? प्लीज़ इसका मुफस्सिल जवाब दें। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत जो भी आती है, चाहे ये हुकूमत हो चाहे कोई और सी हुकूमत हो, वो आ तो जाते हैं, इक़्तिदार अवाम के वोट्स के बलबूते पे लेते हैं, मगर जब एक दफ़ा इक़्तिदार ले लेते हैं तो वो उसको दवाम पहुंचाते हैं अमेरिका और IMF के साथ एक मज़बूत रिश्ता जोड़ के। फिर अवाम की कोई अहमियत नहीं होती है, फिर अवाम मतलब उनके हुकूमत को परवाह नहीं है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस दफ़ा चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब अलील हैं, और जब इंसान अलील होता है तो उसका दिल थोड़ा नर्म हो जाता है, तो शायद वो अवाम पे कुछ मेहरबान हो जाएं। और बिल्कुल अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक जैसे बादशाहत की तरह हो गया है कि बादशाह साहब का अगर दिल नर्म हो जाएगा तो शायद अवाम को कुछ मिल जाए, अगर ठीक तंदुरुस्त होंगे तो शायद दिल सख्त होगा तो फिर टोटली IMF के। मगर मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो अवाम के जो ज़रूरियात हैं और जो उनकी वो हैं उससे बिल्कुल बेबहरा हैं। आप देखिए पाकिस्तान का निज़ाम देखिए, पाकिस्तान में किस तरह से कौन लोग बजट्स बनाते हैं, पहले आप ये देखिए। ये पाकिस्तान में एक तो वो लोग हैं जो अपने आप को एलीट समझते हैं, जो दौलतमंद लोग हैं, वो हुकूमत में आते हैं, फिर वो अपने इक़्तिदार में शरीक कर लेते हैं बड़ी ताकतों के लोगों को, नुमाइंदों को, एजेंट्स को, जो भी आप उनको कहना चाहें। वो लोग, ये दो जो हैं लॉबीज़, ये मिल के बजट बनाती हैं। तो जाहिर है ये जो बजट होगा कि उन्हीं के, वो अपने लिए बजट बनाते हैं, अवाम के लिए नहीं बनाते हैं। दौलतमंद तबके देखिए पाकिस्तान में बहुत हैं, आप बहुत दौलतमंद तबकों पे कुछ बोझ डाल सकते हैं और वो अपने मतलब अखराजात मुल्क के जो हैं, हुकूमत के अखराजात हैं, वो दौलतमंद तबकों से भी लिए जा सकते हैं। मगर चूँकि हुकूमत में
ये दो लॉबीज बैठी हुई हैं, एक तो वो दौलतमंद तबके जो वोट लेके आते हैं, दूसरे वो अपने पावर को, अपने इख्तिदार को में शरीक कर लेते हैं बाहर के ऐसे लोगों को जिनका पाकिस्तान में कोई स्टेक्स नहीं है, वो बाहर से भेजे जाते हैं। तो इन दोनों के मफादात यकजा हो जाते हैं और वो ये सब दौलतमंद लोग हैं, ये दोनों लॉबीज़, तो इसलिए वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए बजट बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे लोग जो अरबाब इक़्तिदार के अंदर हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, नाम नेहाद तौर पर तो कम अज़ कम। इन्होंने बाहर के ममालिक से डिग्रियाँ ली हुई हैं, कुछ इनमें ये बात मानने वाली, कुछ इनमें डॉक्टरेट्स भी हैं। तो आपके ख्याल से ये इंटेलेक्चुअल करप्शन का हिस्सा नहीं बनता जब ये मुआशी उसूलों की तौहीन करते हैं, जब ये मुआशी उसूलों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जब उसी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो ये पढ़ के आए हैं उसी की किताबों को ये अलाव में जलाते हैं, तंदूरों में जलाते हैं? आपके ख्याल से क्या इनका ज़मीर मलामत नहीं करता होगा कि हम इकोनॉमिक्स के असूल तोड़ रहे हैं, फाइनेंस के असूल तोड़ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ करप्शन नहीं, ये बहुत बड़ा करप्शन है कि ये पाकिस्तान में इनको मतलब बेहतरीन बजट्स बन सकते हैं, अगर हम लोग बनाना चाहें तो बहुत बेहतरीन बजट्स बना सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के क्या मसला है बजट का, रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर के ही मसले हैं ना। आप रेवेन्यूज़ देखिए, हमारे पास इतने असासे हैं जिनसे हम दौलत ला सकते हैं और कमा सकते हैं। हुकूमत उनको, मिसाल के तौर पे देखिए कि आपको भारत पाकिस्तान के पास बहुत कुदरती वसाइल हैं, मगर जिस तरह पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि उन कुदरती वसाइल को या तो हम मुफ्त में दे देते हैं या औने पौने। हमारी शाहराहें हैं जिसको बड़ी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, इन असासों को आमदनी वो करने के लिए, मगर हम नहीं करते हैं, उनको औने पौने दे देते हैं। फिर हमारे पास इस किस्म के बहुत से वो हैं, मगर दौलतमंद तबका है, हम उन पर नहीं टैक्स लगाते हैं। तो हमने जो हमारे रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, हम उनको वो नहीं करते हैं, टैप नहीं करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम IMF के पास इसलिए जा रहे हैं। हम सारे अपने ऑप्शंस को क्लोज़ कर देते हैं, जितने हमारे पास असासे हैं उनको या तो मुफ्त में दे देते हैं बड़ी ताकतों को, या औने पौने देते हैं। नहीं, यहाँ पर एक सुने, एक दूसरे को कलाकंद खिलाए हैं, एक दूसरे को गुलाब जामुन खिलाए हैं, बोल रहे हैं अब हम आज़ाद हो गए, अब हम बैरूनी कर्जों से आज़ाद हो चुके हैं, अब हम नए प्रोग्रामों की तरफ नहीं जाएंगे, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, और जो इनके हमायती हैं वो साथ में साथ फायरवर्क्स का शो भी चला रहे हैं। आपको पता होगा। अच्छा, फिर इस बारे में भी तो बताए ना जी, मैं जरा इसका मुकम्मल कर लूँ। फिर इसके साथ फिर दूसरा साइड है एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड पे ये होता है कि हुकूमत दौलतमंद तबकों से आमदनी ले और उनको गरीब लोगों पे और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे खर्च करे, मगर ये ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मतलब हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि हुकूमत जो है वो बजट अपने ही लिए बनाती है, अपने दौलतमंद तबकों के लिए, ना तो उनसे टैक्सेस लेती है, और जो उनके जो आमदनी है उसको ऐसे ज़्यादातर अखराजात पर ख़र्च किया जाता है जिससे मुस्तफ़ीद भी दौलतमंद लोग होते हैं। और आप बात कर रहे थे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के बाहर ऑपरेशन की, आप देखिए कि ये जो एक हमारे मुल्क में एक तबका है वो अपने लिए कुछ और करता है और आवाम के लिए कुछ और। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें नहीं है, सारा हमारा हुक्मरान तबका उसमें शामिल है। देखिए, ये लोग बाहर खुद तो इलाज करवाते हैं, यहाँ पाकिस्तान के लोगों को एक थर्ड क्लास हॉस्पिटल में भी इलाज मैसर नहीं है। फिर आप देखिए कि अभी जब सीड एक्ट पास हुआ था मार्च 2015 में कौमी असम्बली में, और क्या चीज़ है सीड एक्ट में तरमीम की थी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक सीड एक्ट पास किया था 1976 में, उसमें तरमीम हुई थी मार्च 2015 में कौमी असम्बली में, और मई 2015 में सेनेट में, और इसको बिल्कुल ही यूनानिमसली सारी सियासी जमातों ने पास किया, एक सवाल भी नहीं उठाया गया। और ताकि इससे अब ये होगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं इससे अब काश्त होगी, और उसके लिए ये राह हमवार की जा रही है। तो एक तरफ तो हुकूमत और सारी सियासी जमातें अवाम के लिए बीज में एक ऐसे बीज आएंगे जिनके DNA को तब्दील किया गया है, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां वगैरह होंगी, मगर सारी सियासी जमातों ने उस पर कोई सवालात नहीं उठाए। मगर मुझे ये पता चला है कि बहुत सी सियासी जमातों ने, उसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ी अराज़ी ले ली है कि अपने लिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगी, खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बिल्कुल ही ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, और अवाम के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। ऑर्गेनिक माने कुदरती, ऑर्गेनिक माने कि अपने लिए कुदरती खाना उगाएंगे,
और अवाम के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो इतना तज़ाद है। ये लोग अपने मफादात को इतना अच्छा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, मगर अवाम को बहुत, यानी कि जो अवाम जिन्होंने इन लोगों को इक़्तिदार में लेके आए, यानी कि आप सोचिए, मैं तो बहुत लरस जाती हूँ सोच के कि कोई मुझे इतना ट्रस्ट करे और मैं उसको इतना नुकसान पहुँचाऊँ। ये बड़ा अफसोस होता है कि हमारे सियासतदान, सारे सियासतदान इसमें शामिल हैं, कि वो अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं और अवाम के लिए, गरीब अवाम, उनके लिए वो बहुत, और उनके नुमाइंदे हैं उनको वो ट्रस्ट की आपने बात की ना, अगर बेवफाई एक जुर्म होता, क्योंकि बेवफाई जो है वो एक इंसान के ट्रस्ट को ठेस पहुंचाना है, एक जुर्म होता तो पता नहीं कितने लोग पाकिस्तान के अंदर जेल में होते। बिल्कुल वैसे ही आपसे कह रहा हूँ। अच्छा मैडम, यहाँ पर मुझे इजाज़त दें, मैं एक और मुकदमा आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने बात की जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की, सीडेक की। अब मैं आपकी फ्रेटर्निटी को थोड़ा सा हिट करना चाहता हूँ, जो लोग, क्योंकि आप तो मुझे पता है कि आप जरीदों के अंदर आपके जो हैं छपते भी हैं, पेपर्स भी छपते हैं वगैरह वगैरह, आप बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं और ऐसे लोग ही जाते हैं जिनको कुछ कहना आता है। जिनको नहीं कहना आता वो पाकिस्तान की जामियात के अंदर बड़े अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके अपने डॉक्टरेट PhD और उनकी अपनी तहकीक मशकूक है, और ये लोग तहकीक करके भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने इतने सारे जो डॉक्टरेट पैदा कर रखे हैं, ये क्यों नहीं बैनुल अक़वामी जरीदों के अंदर पब्लिश होते, इनका क्यों नहीं नाम होता? एक आधा जो हम कोई एक बंदा पकड़ लेते हैं, बस उसी को हम ड्रैग करते रहते हैं। जो इतने सारे PhD पैदा किए, ये कहाँ गए? ये मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे जवाब दें, मुझे तहकीक में चाहिए, कोई नयापन चाहिए। जी, मेरे ख्याल में आपने बहुत एक अहम सवाल उठाया है, और ये सवाल आजकल बहुत लोग उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक मेरे रास्ते में आ गई है। इसका जवाब आपसे लूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा से मैंने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। शायद इनके बहुत सारे साथी जो कि एजुकेशन या एकेडमिक फ्रेटर्निटी में होंगे, इनके जवाब से नाराज़ हो जाएं, लेकिन जवाब आपसे ज़रूर लूँगा कि इतने सारे जो PhD क्रिएट किए, इतने सारे जो रिसर्चर नाम नेहात क्रिएट किए हैं हमारे यहाँ, बहुत पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, अब प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा थोड़ा काम इस पर शुरू किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर ने जो क्रिएट किए वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन? देखिए, आपने इसमें जो सवाल किया है, इसमें आपने बहुत से सवाल कर दिए हैं, तो इनका ज़रा तहम्मुल से फिर सुनिएगा जवाब। बात यह है कि इसमें एक तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो PhDs तैयार हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी का मसला आपने छेड़ा है कि वो क्या उनकी क्वालिटी है हमारे लोकल PhDs की। अब इसमें यह है, इट वेरीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़रा बेहतर तैयार हो रहे हैं, कुछ में बिल्कुल वो हैं। देखिए, मैंने आपसे कई दफ़ा बात की है पाकिस्तान के जामियात के और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी गवर्नेंस की बात की है। मसला ये है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का सिलसिला है वो बहुत ही फरसूदा है, और जब तक ये गवर्नेंस का सिलसिला सही नहीं होगा, हमारे PhDs भी सही तैयार नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान में मेरिट पे लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जाता है, चाहे एंट्री लेवल पे मेरिट कर लें ऑब्ज़र्व, मगर जब वो लोग मिड करियर लेवल तक जाते हैं तो उनकी छांटी हो जाती है, और ऊपर मेरिट पे लोगों को नहीं आने दिया जाता। ऊपर सिर्फ एक ख़ास तबके के, ख़ास लॉबी के लोगों को लाया जाता है। उनको चेयरपर्सन्स भी बनाया जाता है, डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स बनाया जाता है, वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह और इदारों में भी इसी मखसूस लॉबी के लोगों को लीडरशिप पोजीशंस पे लाया जाता है। फिर इनका आपस में नेटवर्क है, फिर उन सब का बाहर नेटवर्क है, बाहर मुल्कों से। तो ये लोग हुक्मरान तबका इस तरह हमने अपना बनाए, और ये लोग पाकिस्तान में यही लोग यूनिवर्सिटीज़ को भी चला रहे हैं, और ये बिल्कुल ही एक सिस्टमेटिकली 2 नंबरी काम कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि ये मेरिट पे PhDs भी नहीं, इनके दोस्त वोस्त होते हैं, आते हैं, ये उनको PhD करा देते हैं। तो ये नहीं कि मीडियोक्रिटी को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मीडियोक्रिटी को प्रमोट किया जाता है, वो इस मुल्क के निज़ाम की वजह से। और मैंने बारहा ये कहा है कि आप इस मुल्क का मयार, इस मुल्क के इदारों का मयार, इस मुल्क के इदारों की कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकते जब तक आप इस मुल्क का निज़ाम सही नहीं करेंगे। लीडरशिप पोजीशंस पे जब तक आप मेरिट पे लोगों को नहीं लाएंगे, वो लोग सही तरह काम भी नहीं ना पढ़ा सकेंगे सही, ना तहकीक कर सकेंगे, ना सही PhDs तैयार कर सकेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है इसमें। दूसरा मसला ये है
कि बहुत से हमारे मेरे साथी और हमारे तमाम शोबों के लोग जो बाहर से PhDs करके आए, उनके साथ भी एक मसला है। उनके साथ मसला ये है, जैसा कि एक अमरीकी तहकीक ने किया था, उन्होंने एक स्टडी की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन से सिर्फ वो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जिन्होंने ये तालीम हासिल की है, उनके तालीम का मुल्क और कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जो लोग बाहर से भी पढ़ के आएँ और बहुत रिगरस PhDs भी करके आएँ, वो भी अपने PhD को सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि वो बैठे रहते हैं ताक में कि हम उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे जहाँ पैसा हो। जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी टॉपिक पे कोई चीज़ पैसे मख्तस करती हैं तो वो सब उसी एरिया के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं कि हम इसके एक्सपर्ट हैं, ताकि वो उनसे पैसे ले लेके रिसर्च करें। मैं 80 की दिहाई में मैं बरतानिया गई थी और वहाँ मैंने देखा कि सारे सेमिनार्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हो रहे थे। मैं हैरान होती थी कि हर एक को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्यों इतनी परवाह है, क्योंकि उस वक्त यूरोप जो था और बरतानिया, वहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, वहाँ सनतें बंद हो रही थी। तो उन लोग को फ़िक्र थी कि हमारी सनतें क्यों बंद हो रही हैं। तो वो लोग उन चीज़ों पर तहकीक करते हैं और रिसर्च और सेमिनार्स करते हैं जो उनके मुल्क के अपने मसाइल होते हैं। हम उन मसाइल पे तहकीक नहीं करते जो हमारे अपने मसाइल हैं, हम उन मसाइल पे तहकीक करते हैं जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे मख्तस कर देती हैं। तो हम कहते हैं हम इस पे करेंगे, क्योंकि हम सब पैसे के लिए, डॉलर्स के लिए डेस्परेट हैं। चाहे वो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हों, चाहे वो पाकिस्तानी साइंसदान हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों, चाहे कोई भी हो, हम सब, हमारी तनख्वाह हमें मिल रही है। हम ये भी कर सकते हैं कि हमें तनख्वाह मिल रही है, जैसा मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ पे तहकीक करूँ जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, या मुझे लगता है कि मुल्क के कोई मुज़िर असरात हैं, पॉलिसीज़ हैं, तो मैं उनको देखना चाहती हूँ, चाहे मुझे कहीं से पैसा ना मिले। बल्कि मैं पैसा लेके नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, ही हु पेज द पाइपर कॉस्ट द ट्यून। तो अगर मैं पैसे लेके करूँगी तो मैं उनके एजेंडा के मुताबिक करूँगी, और मैं किसी के एजेंडा के मुताबिक काम नहीं करना चाहती। मेरा अपना एजेंडा है इस मुल्क की बेहतरी, इस मुल्क के मफादात का वो करना, तहफ़्फ़ुज़, तो मैं अपने उसके हिसाब से करती हूँ। मगर हर एक, मैंने देखा है पाकिस्तान में, चाहे इकोनॉमिस्ट हों, चाहे कोई भी हो, वो सब उस चीज़ों पर रिसर्च करते हैं जहाँ से उनको कुछ और तनख्वाह के अलावा कुछ पैसे कमा लें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या आपके ख्याल से टीचिंग फ्रेटर्निटी के अंदर, एकेडमिक फ्रेटर्निटी के अंदर अना, हसद, तासुब, जो कि which has marred almost all sectors of this country, are they there? इनकी वजह से प्रॉब्लम है? जी, प्रॉब्लम ना सिर्फ ये है, बल्कि ये बहुत ही शिद्दत से ये सारे मसले हैं। सिर्फ अना का मसला नहीं है, अना के मसले भी हैं। कोई बंदा होता है, वो किसी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचता है, वो अपने इर्द गिर्द एक अपने प्रोटेजीज का एक जमघटा कर लेता है, ग्रुपिंग्स, और वो वही लॉबी के लोग होते हैं, वो जो अपना नेटवर्क बनाता है। और वो उसमें ख़ास तौर पे ये भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लड़कियां बहुत इसमें वो होती हैं, क्योंकि लड़कियों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। आप उनसे थोड़ी सी दोस्ती कर लें, फिर उनको मैनिपुलेट करते रहें। तो एक ये भी इसका, और तालीमी इदारों में भी ये हो रहा है, जिसका बहुत मुझे अफसोस है। अच्छा, इसके अलावा अना की बात आपने कही, फिर हमारे यहाँ एक इस तरह का माहौल हो गया, हसद भी, तासुब भी, मैं आती हूँ उस पर। एक और मसला ये हो गया है कि अगर कोई इंसान कोई इदारा बना देता है तो उसकी औलाद समझती है ये असासा उसका है, वो फिर मेरिट पे लोग नहीं आते, उनकी बेटी आ जाती हैं, दामाद आ जाते हैं, वो सब उस इदारे को चलाते हैं क्योंकि उनके बाप ने ये बनाया था 50 साल पहले। फिर इसी तरह रिश्तेदार, यानी कि बिल्कुल आप समझिए कि फ्यूडल सिस्टम है शहरों में, मगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं। लोग समझते हैं फ्यूडल्स में ये है, ये बुराइयां हैं, मगर शहरों में बिल्कुल एक फ्यूडल सिस्टम है। और अगर आप मेरिट पे ऊपर आना चाहें तो आपको कोई आने नहीं देगा, आपको बहुत ख्वार किया जाएगा। और हसद भी है, तासुब भी है, वो तो जैसा हमारे यहाँ है, हर तरह का तासुब वो तो है ही, उसकी तो जिक्र ही नहीं करते, वो तो है ही हर वक्त। मगर ये जो है तासुब का तो सबको पता है, मगर इसका सबको नहीं पता है। कोई बंदा एक इदारा बनाता है, वो उस इदारे को उम्र भर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अगले बंदे को मेरिट पे नहीं आने देता है। अगला बंदा उसका अपना कोई उसी नेटवर्क का बंदा होता है, वो कहता है ये इदारे को कंट्रोल करना है, फिर उनका अपना कोई नेटवर्क का बंदा उसको अपॉइंट कर देते हैं। फिर वो एक पूरी उन्होंने एक सिलसिला विरासत का शुरू कर दिया है। लेकिन मैडम ये चीज़ देखें ना, आप हमेशा तनकीद करती हैं उस पर, और
बेशक आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन अमेरिका या आप तरक्की याफ्ता मालिक में देखें कितनी फिलैंथ्रोपीज़ हैं जो हमारे नज़रियात से फ़र्क होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन जो एक फंड्स या एंडाउमेंट्स के जरिए से बनाई जाती है, लेकिन उनमें उनके ख़ानदान का कोई किरदार नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। बिल्कुल, देखिए बात यह है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगरबी दुनिया ने ये बहुत कामयाबी से किया है कि उन्होंने अपने मुल्कों में बिल्कुल मेरिट पे लीडरशिप पोजीशंस पे लोगों को लाते हैं। हालांकि अमेरिका में मैकार्थीज़म वगैरह थी, वो कहते थे पॉलिटिकली करेक्ट हो तो इसको ऊपर आने दिया जाए, तो अमेरिका में ये ज़रूर था, मगर आप एक वक्त पर जी हाँ एक वक्त, मगर अब चलिए अब मुझे नहीं पता, मगर मेरिट पे बहरहाल तालीमी इदारों में काफ़ी हद तक मेरिट पे, और जैसा कि आपने कहा ये जो इदारे बनाते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह उसमें भी मेरिट पे, मगर मसला ये है कि उनके भी दोहरे मयार हैं, वो अपने मुल्कों में मेरिट पे लोगों को ऊपर लाते हैं, मगर तीसरी दुनिया में अगर लोग मेरिट पे ऊपर आ जाएंगे तो वो अपने मुल्कों को संवार लेंगे और वो मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे, तो उससे बैलेंस ऑफ पावर जो है मुल्कों के आपस में वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ये तरक्की याफ्ता मुल्क भी जो अपने मुल्क में मेरिट पे उसको मेरिट को कायम करते हैं, वो तीसरी दुनिया में मेरिट को वायलेट करते हैं। और इसी तरह ये जो लोग ऊपर लाए जाते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, ये वही लोग हैं जिनके अमेरिका से और बड़ी ताकतों से लिंक्स हैं, किसी किस्म के लिंक्स हैं, तो वो मेरिट को हमारे यहाँ वायलेट करते हैं और अपने यहाँ मेरिट कायम करते हैं। मैडम ये फिलॉसफी तो बहुत पुरानी है, इसके ऊपर तो अल्लामा इकबाल ने भी तहकीक की है, फ्रेडरिक नीची की है, स्लेव मोरालिटी, मास्टर मोरालिटी। बिल्कुल वही प्रॉब्लम ये है कि वो है ना, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम 65 साल से आज़ाद हो गए, मगर हम अभी बिल्कुल नौ आबादियाती निज़ाम में हैं, हमारा कोई चीज़ नहीं बदली है, बिल्कुल नौ आबादियाती निज़ाम है। पाकिस्तान में जो लोग ऊपर लाए जाते हैं वो वहाँ से सरकार उनको ओके करती है तो वो ऊपर लाए जाते हैं। तो फिर उसमें उस फिलॉसफी का एक हिस्सा ये भी है ना कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की गुलामाना जहनियत है वही गुलामी में रहेंगे, और वो इट इज अ विशियस साइकिल। तो इस गुलामाना सहनियत से निकलने के लिए आप हमारे लोगों को तो बताएं, उनका तो जो भी ऐप होगा हमारे अपने ऐप तो ठीक हो जाए, हम भी तो गुलामाना देखिए हमें इससे खुद निकलना होगा, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त अपॉर्चुन टाइम है हम इस गुलामाना नौआबादियाती निज़ाम से निकलें। क्यों अपॉर्चुन टाइम क्यों है? देखिए एक तो इसलिए क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है इनका सारे इदारों में इनके रवाबित हैं, आर्मी में भी हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के मौजूदा जो आर्मी के चीफ हैं वो बहुत प्रोफेशनल सोल्जर हैं। उनके किसी से मुझे जो मालूमात है वो प्रोफेशनल सोल्जर हैं, उनके किसी से रवाबित नहीं है बड़ी ताकतों से, ये मैंने सुना है। तो अगर कोई प्रोफेशनल और मेरिट पे जो बंदा ऊपर आया है उसके लिए बहुत आसान है कि वो एक मेरिट बेस्ड सिस्टम को कायम करे। तो इसलिए मेरी तो जनरल राहील शरीफ से ये दरख्वास्त है कि वो इसमें दिलचस्पी लें और पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बनाने में वो अपना रोल अदा करें। उनका काम सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं है, काम तो किया उन्होंने, इतना ज़्यादा अकेले आर्मी चीफ ने कभी इतना काम नहीं किया, मगर उनकी एक और जिम्मेदारी मैं कहूँगी कि वो अपना काम तो बहुत खुशउस्लूबी से कर रहे हैं, मगर एक काम और करें, क्योंकि उनका ये भी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को वाकई आज़ाद करवाना। क्योंकि हम लोग देखिए 14 अगस्त को आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं, झंडे लहराते हैं, कौमी तराना सब कुछ करते हैं, मगर हमें ये सोचना पड़ता है कि हम अभी भी उस नौआबादी निज़ाम में हैं और हम सालगिरहें मना रहे हैं। तो नौ आबादी मतलब इनको बताते हैं कलोनियलिज्म या पोस्ट कलोनियलिज्म, जिसे आप ऐसे मेरे ख्याल या नियो कह लें, नियो कलोनियलिज्म ही कह दें, मगर यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो इदारों के या सरबराहों के जो भी लीडरशिप पोजीशंस पे, वही लोग लाए जाते हैं जिनको बाहर से अप्रूवल मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे, मैंने सोचा हुआ था, जी, कसूर मीर सादिक या मीर जाफर का था या कसूर उनका था जिन्होंने उनको, लोग तो मीर सादिक और मीर जाफर को ही गद्दार कहते हैं ना देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, ना उनको जो मुसल्लत करने के लिए आए खुद को, ना उनको जिनको शिकस्त थी, सही, लेकिन तारीख ने मीर सादिक मीर जाफर को याद रखा। हाँ, बिल्कुल, तो कसूर उनका तो नहीं, कसूर हमारा भी नहीं, कसूर तो इन लोगों का है, सबका है। अच्छा। उनका ये कसूर है बड़ी ताकतों का कि उनकी जो हवस है वो ख़त्म नहीं होती है। वो हर मुल्क में कोशिश करते हैं कि अपने नुमाइंदे बैठाएं ताकि उस मुल्क से फ़ायदे उठाएं, उनकी हवस का कसूर है। और हमारे यहाँ का इनका कसूर है क्योंकि इनका भी हवस का मसला है, क्योंकि अगर ये बैठाए जाते हैं, इनको तनख्वाहें मिलती हैं, इनको सब कुछ पर्क्स मिलते हैं, इसलिए तो हर एक की हवस जो है वो इस मुल्क को तबाह कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल में वक्त आ गया है, बहुत अपॉर्चुन टाइम है
कि इस मुल्क को आज़ाद कराया जाए, पाकिस्तान को 1947 में आज़ाद हो चुका है पाकिस्तान। आज़ाद नहीं हुआ है, देखने में आज़ाद हो गया है, मगर हमारे यहाँ अभी भी हम मेरिट पे लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जाता। अगर आप आज़ाद होते तो आप बेहतरीन अपनी क़यादत को ऊपर लेके आते। अच्छा सच बताऊं, आपको बुरा लगेगा, सच बताऊं? जी जरूर। मेरे ख्याल से ये कौमी मसला है, इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम। इट इज अ नेशनल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आपको एक चीज बताऊं जी बिल्कुल, कि ये उभरते सितारे को ऊपर नहीं जाने दे सकते, या हमेशा उसके अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये चांद में दाग तलाश करते हैं, ऐब तला कुछ कौमी मसले भी होते हैं, नेशनल प्रॉब्लम है। देखिए ये अगर सिर्फ इस तरह होता कि हर एक को हसद होती और वो रोक रहे होते, मगर इस तरह नहीं है, ये सिस्टमैटिकली है। सिस्टमैटिकली ये किया जाता है कि एक लॉबी बनाई जाती है, उसमें सिस्टमैटिकली नीम कम्पूप्स बिल्कुल नाकाबिल लोगों को मेडियोक्रिटी को प्रमोट किया जाता है। और मेरा ख्याल में इसका मकसद ये भी है कि पाकिस्तान को बेहतरीन क़यादत ना मिले, मीडियोकर्स मिले, और वो यस सर मैन हो, उनसे जो कहा जाए, मतलब मोहरे हों। मोहरे को जब हिलाया वो जैसे पपेट्स होते हैं, इनको यूँ हिलाया वो यूँ हिल गए, यूँ हिलाया वो यूँ हिल गए, तो वो यही पपेट्स, इस टाइप के पपेट्स तैयार किए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ इस यही मुल्क का अलमिया है और इसको हमें ख़त्म करना है, और इस यही टाइम है, क्योंकि ये इस मसले ने पाकिस्तान को बहुत पाकिस्तान की तरक्की रोक के रखी। अब आज मैं पढ़ रही थी अखबार में कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 4 पॉइंट समथिंग हो गया है, और वो कह रहे हैं पिछले डेकेड का, सदी का ये हाईएस्ट है 4 पॉइंट समथिंग। और मुझे इसलिए इतना अफसोस हुआ क्योंकि पाकिस्तान का 90 की दहाई का जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 4.6% था, और वो पिछले सारे सदियों से वर्स था। यानी कि जो पिछला हमारा परफॉर्मेंस था जो सबसे बदतरीन था, अब हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस उसके बराबर है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये जो निज़ाम है इसने इस मुल्क को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। मगर अब मसला ये है कि अब जिस किस्म के हमें मसले हैं, हमारे जो एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट्स हैं, उसमें अगर ये निज़ाम चलता रहा तो पाकिस्तान की बका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन एक चीज़ तो है, मुझे आपसे पूछना, आपने कहा ये मीडियोकर हो या जैसा हो, इंसान के अंदर एक ज़मीर तो होता है। अब जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है या मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, बड़े पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, मैं उन पर इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन ज़मीर तो मलामत करता है। इंसानियत तो है, भले मैं मजहबी बात नहीं कर रहा, लेकिन इंसानियत का एक एहसास होता है, ज़मीर मलामत करता है कि जो इक़दाम हम उठाने के लिए जा रहे हैं ये इज्तिमाई तौर पर मुल्क के लिए माशी डिबैकल होगा। फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसियाँ वो लोग बनाते हैं जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, चलो वो इंटेलेक्चुअल करप्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो फिल्मों के अंदर हम देखते थे ना कि आईने की जानिब देखते हैं तो उनका अक्स जो है वो कुछ बोलना शुरू करता है कि देखो जो तुम कर रहे हो ये गलत है। आपने देखा होगा फिल्मों में आता है, ऐसे अक्स दिखाई देता है, कभी कोई बाजू पे हाथ रखता है और कहता है, मुनकर नकीर का भी जिक्र आता है, खैर वो तो एक मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर उसका जिक्र होगा। लेकिन क्या ज़मीर मलामत नहीं करता कि जो माशी पॉलिसियाँ बना रहे हैं ये गरीबों के लिए क्या हाल करेंगे? देखिए मेरे ख्याल में इन लोगों का कोई ज़मीर होता नहीं है, ये लोग इतने पुख्ता हो जाते हैं कि इनका कोई ज़मीर नहीं होता। बल्कि मगर एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर वो करूँगी, स्टिग्लिट्स एक बहुत माहिर हैं, माशी माहिर हैं अमेरिका के, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स में, उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसियां हम तरक्की पजीर मुल्कों पे मुसल्लत करते हैं उन पॉलिसियों का अशर अशीर भी हम अपने मुल्क में लागू नहीं करते हैं, और वही पॉलिसियां जिनको हम अमेरिका में कभी लागू ना होने दें उनको हम तीसरी दुनिया पे मुसल्लत करते हैं। तो हमारा ज़मीर तो पता नहीं कभी जागेगा, मगर एक माहिर माशियात, अमेरिका के एक माहिर माशियात का ज़मीर जागा, वो चीफ़ इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड बैंक में, और उन्होंने वो भी छोड़ के। मगर मैं ये बता रही हूँ कि मेरे ख्याल में हम लोग एक स्टेज आती है जब मेरे ख्याल में तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, तो पता नहीं इनको जब ज़मीर इनका जागेगा, जब तौबा के दरवाजे बंद होने से पहले जागेगा या उससे बाद में जागेगा, रिटायर होने के बाद। जो ये इकोनॉमिस्ट रिटायर हो जाता है, नहीं जो रिटायर होने के बाद भी नहीं, उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, वहाँ से प्रोजेक्ट्स आते हैं बाहर से, उसमें उनको शरीक किया जाता है। बड़े मजे की बात बताऊं, वक्त हमारा खत्म हो गया। एक हमारे साबका गवर्नर स्टेट बैंक थे, नाम उनका मैं नहीं लूंगा, आप भी उन्हें बड़े अच्छी तरीके से जानती हैं, वो जब रिटायर हुए ना अपने इदारे से तो उनका ज़मीर जाग पड़ा, फिर उनको दोबारा मुलाजमत पे रख दिया, फिर हो गया। जी हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, पता नहीं थे नहीं थे, अब हो सकता है अल्लाह माफ़ करे कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए। नहीं, मैं मफरूज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ, मेरा परवाह नहीं कीजिए, सही बात आपको करनी चाहिए, नाराज़ हो समझ गई ना आप किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बाद में शोबा तदरीस से इंसान मुंसलिक हो जाए तो इल्म बड़ा अहमियत रखता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर शामिल हुई, मेरा कतई किसी की दिल आज़ारी करने का चांस नहीं था, मैं गलती से वो बात निकल गई मुँह से, इसको मफरूज़ा समझ के गलत समझ लीजिएगा। गलत नहीं समझिए, सही समझिएगा।
अच्छा चलिए, आप मुझे फंसाने पे तुली हुई हैं। तो खैर एनीवे, सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं जनाब वाला, और आप अपने पैगामात हमें ज़रूर भेजा करें। प्रोग्राम के अंदर उनको मौज़ूआत के तौर पर शामिल करेंगे। अली नासिर को, डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।